ये स्टोरी है एक ओवरवेट प्रोफेसर के बारे में जिसका नाम है शर्मन क्लम्प। और ओवरवेट होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा अनाड़ी भी था और इसके सभी स्टूडेंट्स इस वजह से इसका मजाक बनाते थे। और अपने इस अनाड़ीपन की वजह से एक दफा ये बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाता है। वो ऐसे कि जब एक दिन ये कॉलेज आता है तो देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर्स इधर उधर फैल रहे हैं। ये हैमस्टर्स दिखने में बिल्कुल रेड के जैसे होते हैं और ये अब इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि ये लोगों की पैंट्स में, उनके सैंडविचेस में, यहाँ तक कि हर जगह पर फैले हुए हैं। और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये हैमस्टर्स इतने ज्यादा आजाद कैसे हुए। तो पता चलता है कि शर्मन को एक दिन पता नहीं चला था और उसके बड़े से बैली से एक बटन दब गया था और उस बटन के दबने की वजह से सभी हैमस्टर्स आजाद हो गए और अब पूरे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हैं। और अब जब कॉलेज में ये प्रॉब्लम चली रही थी तो शर्मन अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है। ये हैमस्टर ओवरवेट है, बिल्कुल उसके जैसा। शर्मन और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये जीन्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और वो लोग जो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है वो आसानी से अपने वेट को कम कर पाएंगे। अब यही एक्सपेरिमेंट इसके फेवरेट हैमस्टर पर किया गया है। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे आते हैं और ये हैमस्टर का वेट फौरन ही लॉस हो जाता है। अब ये बात इन्हें पता चल गई है कि ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा एफिशिएंट है और कितना जल्दी काम करती है। अब जो आदमी शर्मन के साथ लैब में काम करता है वो शर्मन को कहता है कि हम इस प्रोडक्ट के अमाउंट को ज्यादा कर इस हैमस्टर को देते हैं, मगर शर्मन कहता है कि नहीं, इससे इसको नुकसान हो सकता है इतनी ज्यादा डोज देना। इसके बाद डीन शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे सारा वाकया डिस्कस करता है जो इसकी वजह से हुआ है, जिससे कि कॉलेज में हर तरफ हैमस्टर फैल चुके हैं। डीन अब शर्मन को बताता है कि तुम्हारी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से डिपार्टमेंट के अच्छे खासे फंड्स का नुकसान हुआ है। शर्मन से कहता है कि लैब में जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करते हो उसका ध्यान रखा करो और अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि इनके कॉलेज का एक लास्ट अलमनस है जो कि इनको काफी ज्यादा पैसे डोनेट करेगा और ये नहीं चाहते कि वो अपने लास्ट अलमनस को किसी भी कीमत पर लूज करें। नेक्स्ट सीन में हमें शर्मन को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रहा था और साथ ही साथ उसके बड़े बैली की वजह से जो वो लिख रहा था वो साथ साथ मिट भी रहा था और सभी स्टूडेंट्स उसको देखकर हंस रहे होते हैं। तभी उसी रूम में एक और टीचर आती हैं। ये केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं और शर्मन से आकर कहती हैं उन्हें शर्मन का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो हमेशा से शर्मन से मिलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में शर्मन अपनी सभी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर डिनर करता है और इसकी फैमिली के सभी लोग इतने ज्यादा मोटे हैं, मगर इस बात से उनके फादर को बिल्कुल भी मसला नहीं है। वो कहते हैं कि ये उनका फख्र है इतना ज्यादा मोटा होना और उन्हें इस बात से कोई भी मसला नहीं है। शर्मन के फादर उससे कहते हैं कि तुम लाइफ में सब कुछ कर सकते हो मगर एक काम नहीं कर सकते, तुम अपने वेट को लूज करने का सोचना भी मत और तुम अपने वेट को लूज नहीं करोगे। साथ ही में उसके फादर की कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जिस पर सब लोग हंस रहे होते हैं, उनकी फैमिली उन पर हंस रही होती है, लेकिन ये बात शर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। के बाद जब शर्मन बाहर आता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और अपने बारे में कभी भी ना खुश मत होना। शर्मन अपनी मदर के वर्ड से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और जाकर उसी केमिस्ट्री टीचर को डेट के लिए कह देता है और लकीली वो टीचर उसकी डेट के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और ये दोनों फ्राइडे को मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शर्मन घर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी वो टीवी देखता है जिसमें एक होस्ट कह रही होती है कि हम कर सकते हैं। शर्मन भी उसके साथ कहता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं अपने वेट को लूज करूंगा। अब जब उस टीचर को मिलने के लिए 3 दिन रह गए थे, शर्मन जिम क्लासेस को भी ज्वाइन करता है। वो वहाँ पर कुछ क्लासेस भी लेता है जिससे उसका वेट लूज हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने वेट को लूज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा काम करना होगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के साथ एक क्लब में जाता है। वहाँ पर एक कॉमेडियन था जो सब लोगों का मजाक उड़ा रहा था उनकी अपीयरेंस की बेस पर, और जब वो शर्मन को देखता है तो वो शर्मन को ही अपनी कॉमेडी का शिकार बना लेता है और अब वो एक के बाद एक शर्मन पर जोक्स मार रहा था और लोगों को हंसा रहा था। अब ये सब बातें सुनकर शर्मन इसकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब ये केमिस्ट्री टीचर के साथ वापस आता है तो केमिस्ट्री टीचर उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो। शर्मन उसका थैंक्स करता है, लेकिन अब भी वो दिल से बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपने पतले होने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। जब वो घर आता है तो बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेता है। इसके बावजूद उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी अपने वेट को कुछ लूज करने के लिए। खाते खाते ही उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से शर्मन को हार्ट अटैक आ गया है और साथ ही साथ हॉस्पिटल में शर्मन का वेट इतना ज्यादा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा फूलता जाता है और वो हॉस्पिटल से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और शर्मन पूरे
पूरे शहर को तबाह कर देता है जब भी वो जाग जाता है। अब शर्मन सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा जिम कर ली, हेल्थी फूड खा लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब वो अपने ऊपर वो लैब सीरम यूज करने का डिसाइड कर लेता है। अब तभी रात को शर्मन लैब में जाता है और मेडिसिन तैयार करता है और मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। शुरू में तो ये लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा क्योंकि शर्मन की हार्ट रेट बढ़ जाती है। अब जब शर्मन लैब से बाहर आता है तो कंप्यूटर पर मैसेज आता है कि जीन्स की रिकंस्ट्रक्ट सक्सेसफुल हुई है, यानी कि उसके जीन को बदल दिया गया है। अगली सुबह जब शर्मन जागता है तो वो शीशे के सामने जाता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला हो गया था। उसको इस बात पर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुशी से रो रहा था। अब शर्मन खुश होकर बाहर चला जाता है और हर तरफ चिल्लाता रहता है, कहता है देखो मेरी तरफ मैं कितना ज्यादा पतला हो गया हूँ। पहले तो वो मॉल में जाता है, वहाँ पर डिफरेंट क्लॉथ्स पहनकर अपनी ही तारीफ करने लगता है, कहता है कि देखो मैं मॉडल की तरह दिखता हूँ। अब नेक्स्ट डे उसके पास वही केमिस्ट्री टीचर आती है, लेकिन वो शर्मन को पहचान नहीं पाती क्योंकि जाहिर है शर्मन ने इतनी जल्दी इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था। अब शर्मन भी ये नहीं चाहता था कि उसे बताए कि वो कौन है। वो ये नहीं चाहता था कि वो उसे एक ओल्ड पर्सन के तौर पर देखे। अब यहाँ पर वो उसे अभी बताता है और बताता है कि वो एक लैब असिस्टेंट है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। वो क्लब में भी जाने का बोलता है, लेकिन केमिस्ट्री टीचर नहीं मानती क्योंकि अब ये बार बार कह रहा था तो केमिस्ट्री टीचर भी मान जाती है। अब ये यहाँ पर उससे बात कर ही रहा था तभी दोबारा से उसके हाथ फूलने लगते हैं और वो ये बात समझ जाता है कि वो वापस से उस मोटे इंसान में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। वो जल्दी से केमिस्ट्री टीचर को बाहर निकाल देता है ताकि वो उसे पहचान ना सके। अब फिर कुछ देर बाद यही टीचर जब शर्मन से मिलती है, क्योंकि अब शर्मन दोबारा से ओवरवेट हो चुका था पहले जैसा, तो यहाँ पर टीचर उसको बडी के बारे में बताती है और शर्मन उसे कहता है कि तुम जरूर उससे मिलो, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम बडी को देखते हैं जो कि शर्मन ही है, लेकिन अब वो पतला हो चुका है, इसलिए अब हम उसको बडी के नाम से ही बुलाएंगे जब वो पतला होगा। अब नेक्स्ट सीन में बडी स्पोर्ट्स कार में बैठकर क्लब में पहुंच जाता है। अब वो स्पोर्ट्स कार में आराम से बैठ रहा था जिसमें वो पहले कभी फिट ही नहीं आता था। अब केमिस्ट्री टीचर भी यहाँ पर आ जाती है। बडी और केमिस्ट्री टीचर दोनों क्लब में चले जाते हैं। वहीं पर वो कॉमेडियन भी था जो कि पहले की तरह सबका मजाक बना रहा था। ये सबका उस क्लब में वेलकम करता है। अब जब ये दोबारा से बडी की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो इस बार बडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि अब वो पहले जैसा मोटा नहीं था। वो उसकी बातों को सुनकर ऐसा जवाब देता है कि उल्टा उसी कॉमेडियन को शर्मिंदा कर देता है। अब ये यहाँ पर कॉमेडियन और ये इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इनके दरमियान में बैटल हो जाती है और ये लोग यहाँ पर इसको जोक बैटल का नाम देते हैं, जिसमें कि एंड में बडी जीत जाता है। अब ये कॉमेडियन बडी पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि सब लोग बडी को पसंद कर रहे थे और उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। और यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर भी बडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब ये दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी वो केमिस्ट्री टीचर देखती है कि बडी का लोअर लिप आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा है और साथ ही में बडी के हाथ भी फूल रहे होते हैं। वो वहाँ पर टीचर से एक्सक्यूज कर चला जाता है कि शायद मुझे कोई एलर्जी इन्फेक्शन हो गया है। तभी वहाँ पर शर्मन का लैब असिस्टेंट भी क्लब में पहुँच जाता है और वो एक वेटर के हाथ में शर्मन का कार्ड देखता है और वो देखता है कि ये कार्ड वेटर ने बडी से लिया था। अब इसको ये लगता है कि शायद बडी ने शर्मन प्रोफेसर का कार्ड चोरी कर लिया है। अब ये असिस्टेंट जाकर बडी के साथ कार में बैठ जाता है जो कि क्लब से जा रहा था और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कार में बडी दोबारा से कितना मोटा हो रहा था और यकदम वो वहाँ पर शर्मन प्रोफेसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब असिस्टेंट ने शर्मन को पकड़ लिया था कि वो असल में कर क्या रहा है। उसको ये बात पता चल गई थी कि बडी और शर्मन दोनों एक ही आदमी हैं। इसके बाद हम लैब असिस्टेंट को देखते हैं। वो कार को काट कर शर्मन को कार से बाहर निकालता है क्योंकि वो दरवाजे से तो बाहर निकल नहीं पा रहा था कार के। नेक्स्ट डे जब शर्मन क्लास लेने जाता है तो वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मगर स्टूडेंट क्लास में नहीं थे। मगर वहाँ पर डीन था जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो शर्मन को उसकी स्पोर्ट कार के बारे में बताता है जो कि बडी ने खरीदी थी शर्मन के अकाउंट से। अब डीन उसको यहाँ पर माफ कर देता है क्योंकि उसने इस बार तो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर लिए। अगर वो दोबारा करेगा तो डीन उसको इस जॉब से निकाल देगा और साथ ही साथ उसको कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसको मार देगा। वो शर्मन को बताता है कि हमने एक मीटिंग रखी है अपने अलमनस के साथ। शर्मन से कहता है कि तुम्हें उन्हें स्पीच देनी होगी, उन्हें कन्विंस करना होगा ताकि वो तुम्हें इस वेट लॉस सीरम के लिए फंड दे। इसके बाद शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट थी बडी के साथ कैसी रही।
तो केमिस्ट्री टीचर उसको कहती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो बडी को लाइक करती है या नहीं। उसका बिहेवियर कभी अजीब लगता है और कभी ठीक लगता है। तो शर्मन उसको कहता है ठीक है, आज रात तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर क्यों नहीं करती। वो उसको इनवाइट करता है डिनर के लिए। अब केमिस्ट्री टीचर शर्मन की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो डिनर करने के लिए जाती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि शर्मन की फैमिली वाले उससे बहुत ज्यादा अजीब तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अब इतने बुरे डिनर के बाद शर्मन जब केमिस्ट्री टीचर को उसके घर छोड़ रहा होता है तो वो उसको सॉरी करता है अपनी फैमिली के बिहेवियर की वजह से। केमिस्ट्री टीचर ये उम्मीद करती है कि शायद बडी उसको दोबारा से कॉल करेगा। अब यहाँ पर शर्मन को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो केमिस्ट्री टीचर के साथ रहना चाहता है तो उसको बडी बनकर ही रहना होगा। वो दोबारा से सीरम को पी लेता है जिससे वो दोबारा से बडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लैब असिस्टेंट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो शर्मन से कहता है कि जब भी तुम इस सीरम को लेते हो तो तुम्हारे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर तुम इसको बार बार लेते रहे तो बडी ये तुम्हारी बॉडी पर हावी हो जाएगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि जब भी तुम इस सीरम को लेते हो बडी बनते हो, अजीब अजीब हरकतें करते हो, पहले के जैसे मैच्योर नहीं रहते। लैब असिस्टेंट बडी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर उसको चकमा देकर भाग जाता है। इसी रात बडी इस केमिस्ट्री टीचर को लेकर होटल में जाता है। ये वही होटल है जहाँ पर उनका अलमनस प्रेजेंटेशन के लिए वेट कर रहा होता है जिसमें कि शर्मन ने अपने बनाए हुए सीरम के बारे में कुछ प्रेजेंट करना था। अब शर्मन तो वहाँ पर था नहीं। केमिस्ट्री टीचर बडी को कहती है कि तुम शर्मन की जगह उसके आइडिया को प्रेजेंट कर दो। अब बडी शर्मन के एक्सपेरिमेंट को सबके सामने पेश करता है। ये इतनी चालाकी से सब कुछ प्रेजेंट करता है कि सबको लगता है कि सारा क्रेडिट इसी को मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी केमिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो जानती थी कि सारा काम शर्मन ने किया है और क्रेडिट ये बडी ले रहा है। और साथ ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अब इस तरह बडी को देखकर केमिस्ट्री टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ पर उसको छोड़कर चली जाती है। अब बडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई थी। अब यहाँ पर डीन बडी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो उसे कहता है कि वो शर्मन की पोजीशन कॉलेज में उसको दे देगा। इसके लिए उसे एक दफा और इस आइडिया को हेड के सामने प्रेजेंट करना होगा। बडी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा लाउड हो चुका था। वो अपना बहुत ज्यादा टाइम काफी ज्यादा लड़कियों के साथ स्पेंड कर रहा था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि बडी दोबारा से शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शर्मन को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि उसके साथ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। अब जब वो बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ था तभी केमिस्ट्री टीचर भी वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर आकर ये सोचती है कि शर्मन भी बिल्कुल ही बडी के जैसा है। शर्मन अब उसको कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद वो ऑफिस जाता है। वहाँ पर डीन उसको कहता है कि उसने उसे फायर कर दिया है क्योंकि डीन ने शर्मन की पोजीशन बडी को दे दी थी और उसको इस बात का पता नहीं था कि शर्मन ही बडी है। अब शर्मन वहाँ पर एक्सीडेंटली एक वीसीआर चलाता है जहाँ पर वो एक मैसेज देखता है जो बडी ने शर्मन के लिए छोड़ा था। बडी ने शर्मन के लिए ये कहा था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है, तुम इस सीरम को लो और अपने आप को हमेशा के लिए बदल दो। बडी शर्मन को टोन कर रहा था लेकिन उसके टोन का कोई भी फायदा नहीं होता। शर्मन लैब में जाकर सारा सीरम गिरा देता है। अब वो उसे कभी भी नहीं लेगा। तभी शर्मन एक ड्रिंक से थोड़ा सा सिप लेता है लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि बडी ने इस ड्रिंक में भी उस सीरम को मिला दिया है। अब शर्मन दोबारा से बडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोबारा से बार में जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट कंप्यूटर में एक वार्निंग मैसेज देखता है जिसमें वो देखता है कि बडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और अब अगर उसने दोबारा ये सीरम लिया तो शर्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसके अंदर हमेशा के लिए बडी की पर्सनैलिटी ही जिंदा रहेगी। यहाँ पर बडी को दिखाया जाता है जो कि बार में अपनी एंट्रेंस देता है। हर कोई इसकी तरफ देख रहा था। बडी अब अपने कंट्रोल में नहीं था। वो वहाँ पर सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है। सीरम का इतना ज्यादा पोटेंशियल देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अब बडी जब उस सीरम का सेकेंड डोज लेने वाला होता है तो लैब असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उसको रोक लेता है क्योंकि अब लैब असिस्टेंट ने बडी को सेकेंड डोज लेने नहीं दिया था तो बडी के हाथ दोबारा से फूलने लगते हैं और साथ ही में उसकी बॉडी भी फूल रही होती है और वो दोबारा से शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग मौजूद, वो केमिस्ट्री टीचर और शर्मन के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। शर्मन यहाँ पर सबको बताता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर इसलिए किया था ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जो बहुत ज्यादा मोटे हैं और उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हैं।
मगर अब मुझे ये बात पता चल गई है, ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा तो नहीं है जितना हमने सोचा था। और एंड में हम लोगों ने यही रिजल्ट निकाला है कि हर इंसान को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे भी अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि मैं सीरम पर रिलाई करूं। मुझे खुद हार्ड वर्क करना चाहिए और मुझे अपनी बॉडी को हेल्थियर बनाना होगा जिम के यूज से और हेल्थियर डाइट से। अब शर्मन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था और वो इसी परेशानी में हॉल से बाहर जा रहा होता है, पर तभी केमिस्ट्री टीचर उसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम्हारी इनर सोल पसंद है। लास्ट सीन में हम शर्मन और उस केमिस्ट्री टीचर को डांस करता हुआ भी देखते हैं। लास्ट सीन में हम उस हेड को भी देखते हैं जिन्होंने शर्मन के कॉलेज को डोनेशन देनी थी। वो डीन को बता रहे होते हैं कि वो शर्मन को डोनेशन जरूर देंगे क्योंकि शर्मन की स्पीच ने उनके दिल को छू लिया है, और इसके बावजूद कि शर्मन का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, मगर इस एक्सपेरिमेंट ने फिर भी ये प्रूव कर दिया है कि शर्मन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। रात की खामोशी में चांद एक जख्म की तरह आसमान पर चमक रहा था। नीचे सोना निगारियों से सजी हुई सल्तनतें नूरगढ़ नींद में डूबी हुई थी, लेकिन महल के अंदर एक ऐसी बीदारी थी जो किसी तूफान से कम न थी। महल के सिंगमरमर के फर्श पर लंबे लंबे सतून, उनके दरमियान लटकते दीप और फजा में गूंजती रागनी, ये सब उस बात का ऐलान कर रहे थे कि यहां कोई मुकद्दस लम्हा आने वाला है। मगर इस रात तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। दीवता आर्यन, नूरगढ़ का बड़ा फर्जंद, एक वक्त में रोशनी और इंसाफ का पीकर माना जाता था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सूरज को शर्मा दे, और उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज इंसानों के दिल बदल देते थे। लेकिन ताकत एक ऐसी आग है जो दिल में लग जाए तो सब कुछ जला देती है। आर्यन ने अपने भाई कारण के सामने बैठे हुए कहा, भाई, राया तुम्हें देवता कहती है और मुझे बस साया। क्या इंसाफ है ये? कारण ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे बड़े हो आर्यन, तुम मेरे सिर का ताज हो। अगर राया मुझसे मोहब्बत करती है तो ये तुम्हारे फैज का नतीजा है। मगर आर्यन के चेहरे पर वो सुकून न आया जिसकी कारण को उम्मीद थी। उसके दिल में एक खामोश हसद ने जड़ पकड़ ली थी, वो हसद जिसका बीज किसी मुकद्दस हुस्ती के दिल में नहीं उगना चाहिए। कारण रहम दिल, दानिशमंद और आदिल बादशाह था। वो कहता था, सल्तनत तलवार से नहीं दिल से चलती है। इसी दिल की नरमी ने राया को उससे इश्क में मुब्तला कर रखा था। बाजार में, मंदिर में, खेतों में, हर जबान पर कारण का नाम था, और यही नाम आर्यन के लिए जहर बन गया। आर्यन के कमरे में हर रात एक साया उतरने लगा। वो साया जो दीवता नहीं था बल्कि काली दीव का था, अंधेरे का दीवता। उसने आर्यन के दिल में सरगोशी की, नूरगढ़ की सारी रोशनी तुम्हारी होनी चाहिए। कारण तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी रकावट है। एक रात आर्यन ने दरबार की दीवार के पीछे बैठे हुए अपने बाएतमाद सिपाही सुमीर को बुलाया। सुमीर झुककर बोला, हुक्म दीजिए दीवता। आर्यन ने आहिस्ता कहा, कल सूरज चढ़ने से पहले कारण को खामोश कर देना। उसकी रूह जितनी पाक है इतना ही आसान है उसे मारना। सुमीर कांप गया, लेकिन महाराज, वो तो आपके भाई हैं। आर्यन की आंखों में चमक आई। भाई नहीं, साया, और रोशनी को सायों की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह सल्तनत ने पहली बार खून की बू सूंघी। कारण का लाश महल के तालाब के किनारे मिली। उसके हाथ अब भी किसी दुआ की सूरत में जड़े हुए थे। जब कारण के बेटे वीर ने अपने वालिद की लाश देखी तो उसके आंसू जमीन पर गर कर गविया आग बन गए।
वो आसमान की तरफ देखकर चीखा, देवता आर्यन, तुमने मेरे पिता को मारा, तुमने रोशनी का खून किया है। आर्यन मुस्कुराया, मैंने इंसाफ किया है वीर, सल्तनत के लिए एक बादशाह काफी होता है। वीर दौड़ा, तलवार निकाली, लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। आर्यन ने हुक्म दिया, उसे जिंदा छोड़ दो, मगर अंधा कर दो, ताकि ये अपनी बर्बादी हमेशा अंधेरे में महसूस करे। 2 सिपाहियों ने आग में तपते हुए लोहे के सिरे उसकी आंखों पर रखे। एक लम्हे में रोशनी बुझ गई, दुनिया अंधी हो गई। आर्यन ने कहा, इस अंधे बच्चे को सल्तनत से बाहर फेंक दो, और जो कोई उसे पुनः देगा वो भी गुदार कहलाएगा। वीर को जंगल की समझ धकेल दिया गया। बारिश हो रही थी, जमीन कीचड़ में डूबी हुई थी। वो गिरता, उठता और सिर्फ अपने बाप का नाम पुकार रहा था, पिता, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अंधा हूं मगर बेबस नहीं। दौर कहीं से एक निस्वानी आवाज आई, नर्म लेकिन मजबूत, उठो राजकुमार, तुम अकेले नहीं हो। ये देवी तारा थी, वही जो कभी आर्यन के दिल की धड़कन थी, मगर उसकी ज़ल्मत देखकर उससे अलग हो गई थी। तारा ने वीर को अपने झोंपड़े में पनाह दी, उसके जख्म धुए, उसकी आंखों पर जड़ी जड़ी बूटियां रखी, मगर बिनाई वापस ना आई। फिर वो उसे पहाड़ों की तरफ ले गई, जहां एक बुजुर्ग रहते थे, ऋषि वरुण। वो कहा करते थे, जिसने अपने अंदर की आंख खोल ली वो कभी अंधा नहीं रहता। ऋषि वरुण ने वीर की पेशानी पर हाथ रखा, बेटे, आंखें रोशनी देखती हैं मगर दिल सच देखता है। तुम अपनी आंखें खोकर वो पा सकते हो जो दूसरों को नसीब नहीं। वीर ने पूछा, मैं अपने पिता का बदला कैसे लूं? ऋषि ने कहा, बदला नहीं, इंसाफ। अगर तुम अंधेरे से लड़ोगे तो रोशनी को जगाना होगा। महल में आर्यन की नींद उड़ गई थी। रातों को उसे अपने भाई कारण की आवाज सुनाई देती, आर्यन, सल्तनत मेरे खून पर नहीं चलती। कभी कभी वो ख्वाब में देखता कि वीर उसके सामने खड़ा है, आंखों के बगैर, मगर चमकते चेहरे के साथ। वो जाग उठता, चीख मारकर, पसीने में शराबूर, और तब वही साया, काली देव, दोबारा आता, डर मत आर्यन, मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा जो ख्वाबों को भी जला देगी। बस अपनी रूह का एक हिस्सा मुझे दे दो। आर्यन ने खामोशी से सर झुका दिया। दूसरी तरफ जंगल में वीर रोजाना एक नए सबक से गुजरता। वो चलना सीखता, सुनना सीखता, बारिश के कतरों को महसूस करता। एक दिन ऋषि वरुण ने कहा, बेटे, अपनी हथेलियां जोड़ो और अपने दिल पर ध्यान लगाओ। रोशनी वो नहीं जो दिखाई देती है, रोशनी वो है जो तुम्हारे अंदर है। कई दिन की मुराकिबे के बाद वीर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो कहने लगा, मैं अंधा नहीं हूं गरो, मैं देख सकता हूं आसमान के रंग, जमीन की खुशबू, लोगों के दिलों की धड़कन, सब कुछ। ऋषि वरुण मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो, मगर याद रखो, तुम्हारा मकसद सिर्फ बदला नहीं, अंधेरे को रोशनी में बदलना है। दौर नूरगढ़ के किले से धुआं उठ रहा था। आर्यन ने काली दीव की ताकत से अपनी सल्तनत को लोहे के शिकंजे में जकड़ रखा था। लोग खौफ में जीते, दीप बुझ चुके थे, और पहाड़ों के पार एक अंधा शहजादा, जिसकी आंखें अंधी मगर रूह रोशन थी, कसम खा चुका था, मैं अपने पिता की सल्तनत वापस लूंगा और देवता आर्यन को उसके अपने अंधेरे में दफन करूंगा। पहाड़ों के पार सुबह का सूरज तुलुआ हो रहा था।
सूरज की किरणें बादलों के दरमियान से गुजरती हुई ऋषि वरुण के आश्रम पर पड़े, जहां वीर मुराकबे में बैठा था। आंखें बंद, सांसें गहरी, मगर दिल में एक तूफान। ऋषि वरुण ने करीब आकर कहा, बेटे, वक्त आ गया है, तुम्हें अपने बाप का वादा पूरा करना है। वीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों के गढ़ों में अब भी अंधेरा था, मगर चेहरे पर एक नूर था जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। मैं देख नहीं सकता, मगर अब मैं जानता हूं कि रोशनी कहां छिपी है। मैं अंधेरे के देवता को रोशनी से जलाऊंगा। नूरगढ़ की फजा बदल चुकी थी। जहां कभी दीप जलते थे, वहां अब धुआं और खौफ छाया हुआ था। आवाम खामोश, मंदिर वीरान, और आसमान हमेशा बादलों में लपटा हुआ। आर्यन अब सिर्फ बादशाह नहीं रहा था, वो एक साया बन चुका था। उसके महल की दीवारों पर सियाह निशान थे, जैसे आग से जले हों। काली दीव का साया अब उसके साथ रहता, कभी उसके पीछे, कभी उसके दिल में। एक दिन उसने अपने ही चेहरे को आईने में देखा। चेहरा बदला हुआ, आंखों में सरखी और जबान पर वो अल्फाज जो इंसान नहीं बोलते। ताकत मेरा ईमान है, रहम बज़दिलों का ज़ीर है। लेकिन जूं जूं ताकत बढ़ती गई, आर्यन के दिल का सुकून खत्म होता गया। रात को जब वो अकेला होता, तो उसे दरवाजों के पीछे से बच्चों की चीखें, औरतों के रोने की आवाजें और अपने भाई की आखिरी दुआ सुनाई देती। देवी तारा, जो जंगल में वीर की मुहाफिज बन चुकी थी, अब उसके साथ सफर पर थी। वो जानती थी कि आर्यन से मुकाबला सिर्फ तलवार से नहीं हो सकता। उसके लिए ईमान, इज्म और कुर्बानी चाहिए। एक रात आग के पास बैठे वीर ने तारा से पूछा, क्या आर्यन कभी बदल सकता है? तारा ने कहा, देवता बदल सकते हैं, मगर उनका गुरूर नहीं। तुम उसके गुरूर को तोड़ो, तभी नूरगढ़ आजाद होगा। वीर और तारा ने 3 दिन तक पहाड़ों से गुजरते हुए नौरगढ़ का रास्ता तय किया। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले। वही राया जो कभी कारण से मोहब्बत करती थी और अब खौफ में जीती थी। एक बूढ़ी औरत ने वीर के कदमों को छुआ। राजकुमार, हम जानते हैं आप जिंदा हैं। आपकी वापसी हमारी आखिरी उम्मीद है। वीर ने नरमी से कहा, मैं इंधा हूं मां। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम अंधे नहीं, तुम रोशनी हो। ये अल्फाज उसके दिल में नक्श हो गए। रात का वक्त था। नूरगढ़ के किले के दरवाजे पर पहरादार ऊंघ रहे थे। वीर ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, दिल में दुआ की, पिता, आज मैं तुम्हारे खून का इंसाफ लेने जा रहा हूं, मेरी रहनुमाई करो। तारा ने अपने 2 सिपाही तैयार किए जो अब भी आर्यन के जुल्म से तंग थे। वो खफिया रास्ते से महल में दाखिल हुए। हर दीवार पर आर्यन की तस्वीरें थीं, मगर उनमें वो रोशनी नहीं थी जो किसी देवता के चेहरे पर होती है। उसी वक्त आर्यन तख्त पर बैठा शराब के जाम में अपने गुनाहों को डुबोने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने काली दीव का साया नमूदार हुआ। आर्यन, तुमने सल्तनत पाली, मगर रोह हार दी। अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर है। आर्यन चीखा, कौन? कौन है मेरा दुश्मन? मैं देवता हूं। काली दीव हंसने लगा। देवता नहीं, एक अंधा बादशाह, वो जिसे तुमने अंधा किया, अब तुम्हें देखने आ रहा है। महल के सहन में आर्यन के सामने वीर खड़ा था, बगैर आंखों के, मगर सर बुलंद। तारा और उसके चंद सिपाही पीछे खड़े थे। आर्यन की आंखों में नफरत की चमक, वीर के चेहरे पर
सुकून की रोशनी। अंधे लड़के, आर्यन गिर जा, तुम मेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं। वीर ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे ऊपर खड़ा हूं, क्योंकि तुम जमीन पर गिर चुके हो। अपनी रूह से आर्यन ने हाथ उठाया और आसमान में बजली गरजी। काली दीव की ताकत उसके बदन में समा गई, मगर वीर ने आंखें बंद की और दिल से कहा, ऐ नूर अज़ल, मुझे वो रोशनी दे जो किसी आंख को नसीब नहीं। अचानक एक सफेद रोशनी आसमान से उतरी, वो वीर के जिस्म में फैल गई। उसकी आंखों के खाली गुढ़े चमकने लगे, जैसे अंदर कोई सूरज जल उठा हो। दोनों के दरमियान जमीन फट गई। एक तरफ आर्यन का स्याह जादू, दूसरी तरफ वीर का नूर। बिजली, आग और तूफान सब एक ही लम्हे में जमा हो गए। आर्यन चलाया, मैं तुम्हारा देवता हूं, वीर ने जवाब दिया। देवता वो नहीं जो अंधेरे में जिंदा रहे, देवता वो है जो रोशनी बांटे। एक झटके में वीर ने अपने हाथ उठाए, रोशनी की लहर ने काली दीव के साये को जला दिया। आर्यन जमीन पर गिर गया, चीखता हुआ, अपनी ही ताकत में झलसकर। जब धुआं चिटा, आर्यन जमीन पर लेटा था। उसके चेहरे पर आंसू थे और लबों पर लर्जती आवाज। मैंने सब कुछ पाकर भी सब खो दिया। मैंने भाई को मारा, बेटे को इंधा किया और खुद अंधेरा बन गया। वीर ने करीब जाकर इसके सर को अपनी गोद में रखा। मामो, मैं आपको नफरत से नहीं, दुआ से याद करूंगा। रोशनी सबको मुआफ करती है। आर्यन मुस्कुराया, काश मैं तुम्हारी तरह देख सकता। और फिर उसकी सांस टूट गई। कुछ दिन बाद नूरगढ़ के किले पर नए दीप जलाए गए। लोग खुशी से नाचने लगे। सूरज फिर तुलुआ हुआ। कई बरसों के बाद पहली बार साफ आसमान पर ऋषि वरुण महल में आए। वीर के माथे पर हाथ रखा। तुमने अपने पिता का इंसाफ किया, मगर उससे बढ़कर तुमने अंधेरे को बख्श दिया। यही असल रोशनी है, देवी तारा ने आहिस्ता कहा। नौरगढ़ अब अंधों की सल्तनत नहीं, रोशनी की जमीन है। रात को वीर महल की छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि उसकी आंखें कभी वापस नहीं आएंगी, मगर उसके अंदर का नूर अब सारी दुनिया को रोशन कर चुका था। पिता, मैंने आपका वादा निभाया। मैंने आपकी रोशनी को अंधेरे से वापस लाया। हुआ में घंटियों की आवाज गूंजी, जैसे आसमान ने खुद कहा हो, इंधे वो नहीं जिन्हें बिनाई नहीं, इंधे वो हैं जो रोशनी देखकर भी अनकार कर दें।